हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1 2 3 साल से। अभी इस बार हमारा यूपीएससी में प्री में मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है मेंस के लिए, तो अभी हम क्या करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो भी गया है, लेकिन आरबीआई का उनको ऑप्शन एक मतलब बैकअप के लिए रखना है। तो ये हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है फिर हर एक स्टूडेंट्स को मुझे इंडिपेंडेंटली सेपरेटली मैसेज करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी फेज़ 1 उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया है। और अगर आप देखेंगे ना, अगला जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है मई में, आई थिंक 25 26 मई के आसपास है। आपको पता है डेट पहले से ही डिसाइड होता है उसका। तो अभी काफ़ी टाइम है। और मतलब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है वो कभी कभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है मान लीजिए, उसके लिए भी तैयारी करते हैं, या फिर आरबीआई है एग्ज़ाम, नाबार्ड है, सीबी है, उसका भी एक ऑप्शन रखते हैं। और मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि प्रीवियसली मतलब स्टूडेंट्स ने कैसे किया है। और मैं मेरा भी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने भी यूपीएससी का उस टाइम पे 2010 11 के आसपास मैंने भी 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया था। और उस टाइम आपको पता है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑटोमेटिकली ये जो सब्जेक्ट्स है जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए लगते हैं, वो मेरे ऑटोमेटिकली यूपीएससी के प्रिपरेशन में हो गए थे। ऐसे भी हम लिखते हैं। और बाकी जो सी सेट का पेपर है वो है, और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, एमबीए फाइनेंस है। तो मैंने मतलब फॉर्म किसी हमारे फ्रेंड्स ने कह दिया कि यार फॉर्म भर दो आप, और फिर वो प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस भी यूपीएससी का। और वो ना उस टाइम काफ़ी आगे पीछे था, तो उसके बेसिस पे एग्ज़ाम दिया। आरबीआई का एज सच कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया था। और हमारे बैच में उस टाइम 80 में से 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे सेलेक्टेड कैंडिडेट की जिन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था, और उसी के बेस पे फिर फॉर्म भर दिया, तो ये हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आरबीआई गेटबी का। और अगर आप मतलब, क्योंकि क्या होता है, एक बार अगर हमने आईएएस आईपीएस बनने का सोचा है तो बहुत जो नीचे वाला पोस्ट है ना, वहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है। और आरबीआई में आने के बाद भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, इतना हेक्टिक यहाँ पे जॉब नहीं है। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे यूपीएससी के, और आप जब बताएंगे कि सर मैं आरबीआई में काम करता हूँ, तो क्या होता है जनरली पैनलिस्ट बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में, या पॉलिसी मेकिंग में नहीं कहूँगा इतनी जल्दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में है, बैंकर टू बैंक है, बहुत सारा रोल है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि मैं पिछले 8 10 साल से ये देख रहा हूँ, एवरी ईयर मतलब आरबीआई से मिनिमम एक और मैक्सिमम कभी कभी 5 6 लोग भी एवरी ईयर सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। तो चलो अभी ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं, और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। इस साल का ये आपने एग्जाम्पल काफ़ी मतलब जगह पे आपने देखा होगा। इनका नाम है सृष्टि दाबस। ये आरबीआई में फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई में लग गई, और जॉब करते करते प्रिपरेशन किया, और यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, वो भी ऑल इंडिया रैंक 6। करेक्ट। जॉब करते करते किया है, करेक्ट, जॉब करते करते किया। तो मतलब हर एक का मतलब प्रिपरेशन है, हार्डवर्क है, इंटेलिजेंस है, बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो लेकिन ये एग्जाम्पल है कि आरबीआई से अगर आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और मुझे याद है 3 साल पहले, आई थिंक ये 2021 का रिजल्ट है, आप देखिए ये 12 स्टूडेंट है जिनका एट द सेम टाइम यूपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ, और आरबीआई में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने उनका दोनों का रैंक यहाँ पे लिखा है। आप देखो, जैसे ये सदफ चौधरी, ये मैडम है, इनका सिलेक्शन मतलब आईएफएस ऑफिसर बन गई है। इनका 148 रैंक था आरबीआई में, और यहाँ पे यूपीएससी में 23। और मैक्सिमम आपको पता है, मैं अगर दोनों का सिलेक्शन होगा तो नेचुरल है कि लोग यूपीएससी को ही प्रेफरेंस देंगे। लेकिन क्या है, यूपीएससी एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अनसर्टेन है, कोई नहीं कह सकता कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए सब लोग, यानी कि देखो, जो ऑल इंडिया डबल डिजिट रैंक ला रहे, उन्होंने भी यू आरबीआई के एग्जाम को सेकंड ऑप्शन करके रखा था। आप देखिए यूपीएससी का रैंक 151 है, 120, 161, 321, ये देखो बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स इन्होंने लाए हैं। और एट द सेम टाइम उनका आरबीआई का भी सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बस देने के लिए दिया, फाइनल सिलेक्शन लाया है, और ये तो सिलेक्टेड है। मैं तो उस टाइम उस बार क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी का टाइम टेबल ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन आरबीआई का आगे पीछे होता है। तो ये साल मैंने कम से कम 40 लोगों का तो खुद इंटरव्यू लिया था यहाँ पर, और मुझे पता है मतलब ये कैसे यहाँ पे और अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। यानी कि
मैं तो कहता हूँ अगर आप 100 लोगों को डायरेक्टली बोल देंगे ना आप जाके एग्जाम दे दो, तो भी उसमें से 8-10 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा प्रिपरेशन किया। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया, और इनके साथ आई थिंक और 2 लोग हैं इस साल, उनके रैंक्स इतने अच्छे नहीं है। आई थिंक एक 400 के आसपास है और एक 800-900 के आसपास रैंक है। एवरी ईयर आरबीआई से सिलेक्शन होता ही होता है, और कुछ सिलेक्शन तो असिस्टेंट लेवल से भी होता है, असिस्टेंट लेवल से भी सिलेक्शन होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप रखो, ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसको सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टेट पीसीएस से ज़्यादा आरबीआई को सेकंड प्लान रख रहे हैं यूपीएससी के बाद। अभी आप सिलेबस जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनको तो ये पता ही है, जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका ये जीएस का पेपर है और आपका सीसैट का पेपर है। अभी सीसैट का पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट आने लगा है, और यही सब्जेक्ट जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, अगर आपने ये अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में थोड़ा सा एक लेवल इससे और ज़्यादा होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी में कंसेप्चुअल होता है, वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टाइप होता है आरबीआई में, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो करंट इवेंट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जनरल इश्यूज एनवायरनमेंट का कुछ क्वेश्चन आरबीआई में डेफिनेटली आता है। ये जो एरिया है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अगर आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन आपका होगा तो फेज 1 में भी प्रिपरेशन में फायदा होगा आपका। और जो आरबीआई का जो फेज 2 उसका भी सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। ईएसआई का है, फाइनेंस का है, और मैनेजमेंट में इथिक्स वाला पोर्शन वो भी आप ऑलरेडी यूपीएससी में आप पढ़े हो, ठीक है। ये सिलेबस अगर आप देखेंगे तो कॉमन जो ओवरलैपिंग पोर्शन है मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अभी आप ये जीएस 3 का सिलेबस देखिए, ये ऑलमोस्ट सारा जो सिलेबस है ये आपको आरबीआई के एग्जाम में यूज होता है, इसका एप्लीकेशन वहां पर भी है। ये आप देखिए आरबीआई का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहां पे आपका जी जनरल अवेयरनेस जो है 80 मार्क्स का है, ये इंग्लिश 30 मार्क्स का है, रीजनिंग 60 का है, और क्वांट 30 का है। ऐसे 200 मार्क का ये पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो मुझे नहीं लगता ये आपको इतना डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सीसेट में भी पढ़ा है, और यूपीएससी का जीएस के लिए आपने बहुत डीप में आपने करंट अफेयर्स पढ़े, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर फायदा होगा। बाकी ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस आप देख लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे ये सारा तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा यूपीएससी जीएस 3 का सिलेबस है, और आपने प्रीलिम्स में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। उसके बाद ये यहाँ पे एक इंग्लिश का पेपर है जहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, वैसे यूपीएससी के पेपर में भी आपको मेंस में ऐसे लिखना होता है। और उसके बाद ये फाइनेंस का है, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने यूपीएससी के लिए 100% पढ़ाई, करेक्ट। उसके बाद ये पैटर्न है, ये पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, जो ईएसआई का पेपर होता है 100 मार्क का, यहाँ पे 50 मार्क का एमसीक्यू टाइप है, और 50 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, 10-10 मार्क के 2 और 15-15 मार्क के 2, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक इंग्लिश का पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे एक आपको ऐसे लिखना है, प्रेसिज लिखना है, और कॉम्प्रिहेंशन है। जो आपका जो इंग्लिश का कंपलसरी जो पेपर होता है आपका लैंग्वेज वाला, वो अगर आपने किया तो ये भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, सिमिलर टाइप का, यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और अभी आप ये फाइनेंस का ये टॉपिक है, ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इन्फ्लेशन है यहाँ पे, उसके बाद बजट है, करेक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कुछ पोर्शन जैसे डेरिवेटिव नहीं पढ़ा होगा, एफआरएम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो आपको जो प्रीलिम्स के बाद जो दिन मिलते हैं उसमें आप वो कर लेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये इथिक्स वाला पोर्शन देख लो, तो ये भी आपने यूपीएससी में अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा इथिक्स पेपर का तो ये हो जाएगा। और ये मैनेजमेंट है, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या उसके बाद आपका साइकोलॉजी ऑप्शन अगर रहा होगा, या मैनेजमेंट आपका ऑप्शन होगा यूपीएससी के लिए, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन ऑलरेडी किया है तो ये एक मिनी यूपीएससी टाइप का एग्जाम है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम है जिसको फेज 1 कहते हैं, मेन्स एग्जाम में फेज 2, और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 75 मार्क्स है, यानी कि 20% का यहाँ पे वेटेज है। अभी मैंने ये वीडियो में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कल यानी कि 5 जुलाई को, फ्राइडे को शाम को 9 बजे एक यहाँ पे वर्कशॉप होगा। उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपके जो कोई भी क्वेरीज हो, क्योंकि मैंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, और मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। मेरे कुछ मतलब 2-4 स्टूडेंट ऐसे कि जो आईएएस बने हैं, आईपीएस भी बने हैं, आईएफएस भी बने, और
10-15 के आसपास, बाकी जो ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस है वहाँ पे भी ज्वाइन किया है। लेकिन फिर बाद में क्या हो रहा था, मुझे दोनों मैनेज नहीं करते आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यूपीएससी को पढ़ाना, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाता था, सोशियोलॉजी पढ़ाता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता था, उसके बाद जीएस है, सी सैट है, मैनेजमेंट पढ़ाता था, साइकोलॉजी पढ़ाता था। लेकिन फिर वो मेरा उस टाइम ऑफलाइन हमारा क्लास था, वहाँ पे 800-900 बच्चे आते थे यहाँ पे हमारे क्लास में। फिर बाद में कोविड के बाद फिर हमने पूरा शिफ्ट किया, तो मेरा अभी फोकस जो है वो पूरा आरबीआई, नाबार्ड, सेबी ये एग्ज़ाम पे है। तो मुझे वो एग्ज़ाम का पूरा कंप्लीट आइडिया है कि मतलब यूपीएससी के स्टूडेंट्स का माइंडसेट कैसे होता है, और उनका अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है आपको। फिर ये जो टाइम है, आपका रिजल्ट अभी आया है, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं भी आया होगा, और मैंने आपको वही कहा कि ऐसा नहीं है कि जो लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है वो नहीं करेंगे, वो भी करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आगे बहुत कंपटीशन है। अभी जितने 10-12 हज़ार लोग पास हुए होंगे, उसमें से बस 10% का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, करेक्ट। तो इसलिए वो लोगों ने भी इसको एक बैकअप प्लान करके रखा है, और जिनका तो प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनको तो 100% रखना ही चाहिए, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए बहुत टाइम है, और अभी से उतना मोमेंटम से हम पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इसलिए ये वर्कशॉप में आइए। अगर आपको कोई भी इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में डाउट है, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते। तो डेफिनेटली कल शाम को 9 बजे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं सारी जो क्वेरीज होंगी वो आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।